हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज से हमारे चैनल पर डेली क्लासेस होगी बेस्ड ऑन योर नॉरसेट सिलेबस के। नॉरसेट का सिलेबस है क्या कि आपको लगे कि आपको पेपर में क्या आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि प्रीलिम और जो मेंस होना है वो आप कैसे क्लियर करेंगे। तो पहली चीज़, जैसे अभी नॉरसेट 4 तक एग्ज़ाम होते आया है, क्या होता था जो एक बीच का डिफरेंस है जो सबको लग रहा है कि आपने एक तरीके से इस चीज़ के लिए हुआ ही बना दिया है, बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आज आपकी क्लियर की जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको MSN फंडामेंटल पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और गायनेकोलॉजी पर आपको मेन फोकस किया जाएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम प्रीलिम 17 को है, फिर मेन 7 अक्टूबर को है। नोटिफिकेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फॉर्म फिलअप भी कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट मंथ ही एग्ज़ाम है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी आप कौन सी बुक प्रेफर करें। तो आप NCLEX बेस्ड क्वेश्चन को प्रेफर करें मेंस के लिए। और प्री के लिए आपको क्या करना है कि सॉन्डर्स की जो बुक है वो आप पढ़ लीजिए। आप कहीं से भी एक तरीके से आप मेरी ये सलाह भी मान सकते हैं और या फिर आप इस चीज़ के लिए सोच भी सकते हैं। सोच के देखिए कि आपके पास ओनली 1 मंथ 10 डेज का टाइम है। आपने जो भी प्रीवियसली पढ़ा हुआ है एक बार आप अपना वो रिवाइज कीजिए। 5-5, 6-6 दिन का टाइम दीजिए आप पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। कोई भी नया आपको कोर्स ज्वाइन करने की या लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ क्योंकि आपके पास ये तो नहीं है कि आपके पास 6 महीने का टाइम है कि आप कोई सा भी कोर्स ले लें और आप उसको ज्वाइन करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आप लेना चाहते हैं, जहाँ से भी आपको मिल सकता है, तो आप ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आपको जितना जो भी आता है, सबसे पहले मैं ही एडवाइस करूँगी कि आप उस चीज़ को रिवाइज़ करें। पहले जो नॉरसेट 4 तक होते आया है, आपको 200 क्वेश्चन आते थे, जिसमें आपके लिए 20% क्वेश्चन नॉन नर्सिंग होते थे, बाकी नर्सिंग के। इस बार भी आपको सेम एज वही है, बस ये कर दिया है कि आपको प्री में 100 क्वेश्चन कर दिए, मेंस में 100 कर दिए। तो प्री में आपको 80% नर्सिंग से कवर होगा और बाकी बचा हुआ 20% GK GS रीजनिंग कवर कर लेगा। फिर जो आपका मेंस होगा, यदि आप प्री में क्वालिफाई हो गए, जो मार्क्स दिए गए हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, उसमें यदि आप क्लियर कर गए तो फिर आपके लिए क्या होगा, मेंस देने मिलेगा। मेंस में आपको ओनली नर्सिंग से ही आना है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो आप हॉस्पिटल में करते हैं मेनली उस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे। प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज यदि हम कहें तो वो होगा। और दूसरी चीज़, 80-20 रेशियो इस बार भी लगा हुआ है। पोस्ट अभी कंफर्म नहीं हुई है कि कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, तो यहाँ पर तो आपको उतना डरना नहीं है। और मैं एडवाइस करूँ आपके लिए बुक्स की, तो आप प्री और मेंस दोनों के लिए सॉन्डर्स की बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, आप वो पढ़ लीजिए। और जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए क्लासेस करवाऊँगी। GK के डेली आपको 10 से 12 क्वेश्चन हर एक क्लास में ऐड कर दिए जाएंगे, या तो साथ में या अलग से 1 लाइनर क्लास अलग होगी, और जो आपके NCLEX बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपके अलग किए जाएंगे, ताकि आपको यदि आप कोई और सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉरसेट के साथ में आपने UPSC का फॉर्म भरा है, NHM का भरा है या CHO का भरा है, तो आप भी इस क्लास को देख सकते हैं, वरना उन सब के लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है। कोई भी नए, यदि आपको कोई सी भी, मैं पर्टिकुलर किसी भी कोचिंग का या फिर कहीं भी का भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगी, बट मैं आपको एडवाइस यही करूँगी कि आपने जो चीज़ पढ़ रखी है, जो आपके पास पुराने नोट्स वगैरह हैं, उन्हीं को आप एक बार रिवाइज़ कीजिए। आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। तो यहाँ पर आपका है सब वही, बस यहाँ पे 2 पार्ट में पेपर को अलग अलग कर दिया है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्लाइंट इज एंट्रेड विथ डायवर्टिकुलाइटिस, विच डाइटरी रिकमेंडेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट। तो यहाँ पर एक क्लाइंट एडमिट किया गया है, क्लाइंट को क्या हुआ, डायवर्टिकुलाइटिस। तो यहाँ पर उसकी डाइटरी रिकमेंडेशन क्या होगी, लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट ओनली, या फिर हाई प्रोटीन डाइट। तो यहाँ पर कौन सी डाइट है जो प्रेफरेबल रहेगी किसके लिए, यदि क्लाइंट को डायवर्टिकुलाइटिस हुआ है। तो
पहली चीज़ जब आपको पता होगा कि डायवर्टिकुलाइटिस है क्या, तब तो आप उसके लिए डाइट बता पाएंगे। तो यहाँ पर डायवर्टिकुलाइटिस का जो मेन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये होता क्या है, तो डायवर्टिकुलाइटिस में जो आपका कोलोन है, कोलोन का मतलब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में एक तरीके से हम ये कहेंगे वीकनेस के कारण, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा, जो डायवर्टिकुला का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक तरीके से पाउच जैसे बनेंगे डायवर्टिकुला, जिसको नाम दिया गया है। और यदि इन्हीं पाउच में कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी, आपकी डायवर्टिकुलाइटिस। और डायवर्टिकुलाइटिस वाले मरीज को आप यदि डाइट की बात करते हैं, कौन सी डाइट प्रेफर करेंगे, लो फाइबर, हाई फाइबर, क्लियर लिक्विड या फिर हाई प्रोटीन डाइट। तो यहाँ पर कोलोन पर प्रेशर पड़ेगा तभी आपके डायवर्टिकुला बनेंगे, जो स्मॉल पॉकेट जैसे बन रहे हैं वो बनेंगे। कोलोन पर प्रेशर कब पड़ेगा, या तो आपकी डाइट में पानी की कमी हो, क्लियर, आपकी डाइट में पानी की कमी हो, फाइबर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो यही सब रीजंस रहेंगे किसके लिए, डायवर्टिकुलाइटिस के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो डाइट देंगे मरीज में वो कौन सी होगी, हाई फाइबर्स डाइट। क्या होगी, हाई फाइबर्स डाइट। यहाँ पे देखिए आप, ये रही आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, इसको आप कोलोन कहेंगे, क्या कहेंगे, कोलोन। और एटलीस्ट 5 मीटर तक इसकी लेंथ है जो मानी जाती है, जो स्मॉल होती है उसकी ज़्यादा होती है 7 मीटर तक। ये यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर इसके जो पार्ट है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। अब होता क्या है कि जो यहाँ पर डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट है, या फिर कोई सा भी पार्ट हो सकता है कोलोन का। अब यहाँ पर ये पॉकेट जैसे बनेंगे, इनमें ब्लीडिंग होगी, ये क्या है, डायवर्टिकुलम कहलाएंगे, जो यहाँ पर बनेंगे। अब यदि इन्हीं में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कहलाएगा डायवर्टिकुलाइटिस। लेकिन जब एक से ज़्यादा जगह डायवर्टिकुलाइसिस हो जाए तब ये कहलाते हैं डायवर्टिकुलोसिस। याद रखें, ये ओनली पाउच अकेले बनते हैं, पॉकेट, स्मॉल पॉकेट बनते हैं इनसाइड ऑफ योर कोलोन, इट्स कॉल्ड द डायवर्टिकुला। और यहाँ पर यदि इन्हीं में कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो ये कहलाते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। और जब इन्हीं के बहुत सारे डायवर्टिकुलोसम बन जाए, डायवर्टिकुलम बन जाएंगे और फिर इनमें इन्फेक्शन होगा तो ये कहलाएगा डायवर्टिकुलोसिस। इसके साइन सिम्टम क्या होंगे डायवर्टिकुलोसिस के, लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, जो कि कभी कभी सीवियर भी हो सकता है, लोअर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्टेंटेड एब्डोमेन और पैल्पेबल कोलोन। हो सकता है कि आप अपने कोलोन पे जब डॉक्टर पाल्पेशन करेंगे, जो भी डॉक्टर फिजिशियन आपका पाल्पेशन करेगा तो उनको एक पाल्पेबल कोलोन भी फील होगा, फीवर रहेगा क्योंकि इन्फेक्शन है। नोजिया वॉमिटिंग कॉमन सी बात है, जब यदि किसी पर्सन को कोई भी जीआईटी से रिलेट करती प्रॉब्लम होती है तो नोजिया वॉमिटिंग होता है। रेक्टल ब्लीडिंग होगी। रेक्टल ब्लीडिंग क्यों होगी, मान लीजिए जो यहाँ पर पाउच बने हुए हैं इनमें यदि ब्लीडिंग हो रही है, यही जो ब्लड है कहाँ से आएगा, रेक्टम के थ्रू बाहर आएगा, तो यहाँ पर रेक्टम ब्लीडिंग हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, लेकिन डायरिया बहुत कम केस में देखने को मिलेगा। तो इसी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे, हाई फाइबर डाइट। कॉज क्या है इसके, आर्ट्रियल हाइपरटेंशन, मतलब जो यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड फ्लो में कुछ यदि प्रेशर ज़्यादा हो तो उसके कारण भी ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है। इम्यूनोसप्रेशन, मतलब कोई भी आपको इम्यूनोसप्रेसिव डिसीज़ है, HIV हो गई या फिर कोई सी भी ऑटोइम्यून डिसीज़ हो गई, वो ओबेसिटी, विटामिन D की कमी, तो ये सब क्या है, रीज़न है। अब यदि यहाँ पर यही डायवर्टिकुलाइटिस क्या हो, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो होंगे बावल ऑब्स्ट्रक्शन। बावल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बन गए। मान लीजिए यहाँ पर ये जो कोलोन में बहुत ज़्यादा डायवर्टिकुलाइटिस बन गए, तो यहाँ पर जो आपका जो भी मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो कोलोन में ही आता है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था ना, यहाँ का आइटम यहाँ का आइटम बाहर ही नहीं आ पाएगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन। पेरिटोनाइटिस, कभी कभी बस्ट आउट हो जाए, ये जो डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलाइटिस है क्या हो जाए, बस्ट हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, परफोरेशन होने के चांसेस
बढ़ जाएंगे। पेरिटोनाइटिस हो सकता है, जो यहाँ पर लेयर है पेरिटोनियम है उसकी कवरिंग में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। एब्सिस हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होगी यदि इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया। डायग्नोसिस के लिए तो वही है कि आप इन्फेक्शन है तो उसके लिए यूरिन टेस्ट कराएंगे और यहाँ पर लिवर एंजाइम टेस्ट कराएंगे कि कोई लिवर से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से तो आपका पेन नहीं हो रहा है। स्टूल टेस्ट कराएंगे यदि किसी पर्सन को डायरिया का केस होता है। यूएसजी कराएंगे जिससे प्रॉपर पता चल जाएगा। एंड देन सीटी स्कैन कराएंगे तो सीटी स्कैन में और कंफर्म हो जाएगा कि कितना सीवियरिटी है और किस तरीके से इस चीज़ को ट्रीट किया जाना है। तो आई होप आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों डायबिटिकुलाइटिस को लेके। नेक्स्ट इज A client is diagnosed with Crohn's disease. The nurse should anticipate which of the following symptom. यदि किसी पर्सन को Crohn's disease हुई है तो एज अ नर्स आप कौन से सिम्टम है जो एंटिसिपेट करेंगे? ब्लड डायरिया, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, पेनलेस जॉइंटिस, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। Crohn's disease में होगा क्या? जो यहाँ पर इस मरीज को यदि Crohn's डिसीज़ हुई है तो कौन से सिम्टम आपको उसमें देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर Crohn's डिसीज़ क्या है? जीआई ट्रैक्ट में होने वाला इन्फ्लामेशन है। अब ये आपके कहाँ से, स्टमक से लेके एनस तक के एरिया को अफेक्ट कर सकता है। कहाँ से? स्टमक से एनस तक के एरिया को अफेक्ट कर सकता है। क्या है? Crohn's डिसीज़ इन्फ्लामेशन है आपके जीआई ट्रैक्ट में होने वाला। अब ये इन्फ्लामेशन आपके जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है तो ये तो स्टार्टिंग से एंडिंग जो एनस एरिया है वहाँ तक अफेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर सिम्टम क्या होंगे? तो आपको लगेगा डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रेयरली देखने को मिलता है ऐसे केसेस में। अब यहाँ पर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग सबसे कॉमन साइन यहाँ पे माना जाएगा किसका? Crohn's डिसीज़ का। Crohn's डिसीज़ वाले मरीज में यदि बात की जाए डाइट की तो प्रोटीन वाली डाइट है जो अवॉइड करने को कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल आपका ल्यूमेन होती है कोलोन की वो इस तरीके से रहेगी जो फर्स्ट इमेज में आपको दिख रही है। कोलोन की जो ल्यूमेन है वो ऐसी रहेगी। लेकिन जब Crohn's डिसीज़ की कंडीशन होगी, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से इन्फ्लामेशन है, कहाँ पर? जीआई ट्रैक्ट में, जो आपके स्टमक से होते हुए एनस तक रहेगा। तो इन्फ्लामेशन या तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है या फिर एनल एरिया में हो सकता है। तो यहाँ पर इसके कारण ब्लड भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। कहाँ पर? ब्लड देखने को मिलेगा स्टूल में। लेकिन मोस्ट ऑफ दी क्या होगा? एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग का मतलब है कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पेट में कुछ हो रहा है, तो वही एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग है जो देखने को मिलेगी किसमें? Crohn's डिसीज़ में, और जीआई ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू करेक्ट स्किन ड्राइनेस इज। यदि किसी पर्सन को स्किन ड्राइनेस होती है तो कौन से इंटरवेंशन आप हैं जो यहाँ पे अपनाएंगे? कंसल्ट द डाइटिशियन अबाउट इंक्रीजिंग द पेशेंट फैट इंटेक एंड टेक नेसेसरी मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। दूसरा ऑप्शन है आस्क द फिजिशियन to refer the patient to a dermatologist and suggest that the patient wear home laundered sleepwear. Encourage the patient to increase his fluid intake. Use non-irritating soap when bathing the patient and apply lotion to the involved area. Avoid bathing the patient until the condition is remedied and notify the physician. तो आप स्किन ड्राइनेस के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है कि डाइटिशियन को कंसल्ट करें, आपकी फैट इनटेक ले पर्सन यहाँ पर, जिससे इन्फेक्शन प्रिवेंट किया जा सके। दूसरे में है कि पेशेंट को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए। तीसरा है यहाँ पर कि फ्लूइड ले, नॉन इरिटेटिंग सोप यूज़ करें। तो यहाँ पर ये चीज़ है जो क्यों अपनाई जाएगी स्किन इंटेग्रिटी के लिए। स्किन ड्राइनेस यदि हुई है तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे इस चीज़ को? आप यहाँ पर पर्सन को इनकरेज करें कि आप ज़्यादा फ्लूइड लें, नॉन इरिटेटिंग सोप यूज़ करेंगे तो जो भी आपकी स्किन में ड्राइनेस है, कभी कभी ड्राइनेस के कारण स्किन ब्रेक भी रहती है और यहाँ से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर नॉन इरिटेटिंग सोप यूज़ करें जिसमें केमिकल ना हो जब आप नहाते हैं। और आफ्टर दैट बाथिंग आप लोशन अप्लाई करें, मॉइस्चराइज रहेगी स्किन, तो आपको इन्फेक्शन होने का और स्किन ड्राई होने का चांसेस है जो कम रहेंगे। तो यहाँ पर आप कौन सा मेज़र अपनाएंगे?
Encourage the patient to increase his fluid intake. Use non-irritating soap when bathing the patient and apply lotion to the involved area. तो इससे आप ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज when bathing a patient's extremities, the nurse should use long firm strokes from the distal to the proximal area. The technique or this technique, जब भी आप पर्सन को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज़ को नहला रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो एज अ नर्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्म स्ट्रोक यूज़ करते हैं जो कि डिस्टल से प्रॉक्सिमल एरिया तक यूज़ किए जाएंगे। इस टेक्निक का एम क्या है, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्किन असेसमेंट, अवॉइड अनड्यू स्ट्रेन ऑन द नर्स, इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न, कॉज वैसो कॉन्स्ट्रक्शन एंड इंक्रीज द सर्कुलेशन। तो यहाँ पर पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ जब आप क्लीन करते हैं तो एज अ नर्स आप फर्म और लॉन्ग स्ट्रोक क्यों यूज़ कर रहे हैं डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में, ताकि वीनस ब्लड रिटर्न को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। जब ये वीनस ब्लड रिटर्न यहाँ पर क्या होगा, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में फ्लो होगा, तो यहाँ पर वीनस स्ट्रेसेस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक गुड पर्सनल हाइजीन के साथ साथ आपके लिए जो ब्लड फ्लो है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पर्सन के लिए आप जो लॉन्ग फर्म स्ट्रोक्स यूज़ करते हैं डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में, क्यों कर रहे हैं वो आप, ताकि इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न हो सके। नेक्स्ट इज विविड ड्रीमिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ स्लीप। तो विविड ड्रीमिंग किस स्टेज में स्लीप की आपको सपने ज़्यादा आते हैं, स्टेज 1 नॉन रैम रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, स्टेज 2 नॉन रैम डेल्टा स्टेज। तो 4 स्टेज होती हैं स्लीपिंग पैटर्न की। तो विविड ड्रीमिंग मतलब जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं तभी आपको सपने आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लेटते ही साथ आए, वो आप भूल जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर जब आपको सपने आते हैं मतलब आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हैं, और ये होता है आपका कब, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में, REM में। किसमें, REM में। फर्स्ट होती है NREM, कौन सी, NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसमें आप जैसे ही लेटे हुए हैं आप, लेकिन आपके 5 से 10 मिनट वाली उसमें क्या हो जाएगी, नींद खुल जाएगी, वेकफुलनेस एंड स्लीपिंग। फिर दूसरी होती है सेकंड स्टेज, कौन सी, NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज सेकंड। तो यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर कम होगा, हार्ट रेट कम होगी, आपका ब्रेन है जो गहरी नींद के लिए आपको क्या करेगा, भेजेगा एक तरीके से हम कहेंगे। तो होती जनरली लास्ट अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट तक की। फिर NREM जिसमें आपकी मसल रिलैक्स होती हैं, जो BP है आपका ब्रीदिंग रेट है नॉर्मल रहेगा, आप गहरी नींद में चले जाएंगे। डीपेस्ट स्लीप सबसे यदि पूछें तो होती है NREM स्टेज 3 में। फिर जब आपको सपने आना स्टार्ट होते हैं, इस टाइम पे आपका ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, इमोबिलाइज्ड रहेगी, और आपको सपने आते हैं, वो आँखें जिसमें आपकी ऐसे घूमेंगी, तो वो कहलाती है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। विविड ड्रीमिंग कब होगा आपका, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में। नेक्स्ट इज द नेचुरल सेडेटिव इन मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दैट कैन हेल्प इंड्यूस द स्लीप इज। तो यहाँ पर मीट और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि गर्म दूध हो गया, उसमें ऐसा कौन सा नेचुरल सेडेटिव होगा जिससे आपको नींद आएगी, फ्लोराजेपाम, टेमाजेपाम, मेथोट्राइमेप्राजीन या फिर ट्रिप्टोफैन। क्या होगा, नेचुरल सेडेटिव मतलब आपने कुछ मिलाया नहीं है, ना मीट में मिलाया है ना ही मिल्क के प्रोडक्ट में, स्पेशली गर्म दूध में, लेकिन आपको उनके खाते ही साथ आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, इंड्यूस द स्लीप। तो क्या कौन सा यहाँ पर होगा, फ्लोराजेपाम होगा, टेमाजेपाम होगा, मेथोट्राइमेप्राजीन होगा कि ट्रिप्टोफैन होगा। तो नेचुरल सेडेटिव्स का काम यहाँ पे आपका क्या करेगा, वो होगा ट्रिप्टोफैन। क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन। जैसे आपके घर में जो नानी दादी मम्मी लोग हैं वो क्या कहती हैं, गर्म दूध पी के अच्छी नींद आती है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ऐसा आइटम रहेगा कि गर्म दूध, गुनगुना दूध पीने से आपको नींद क्यों आएगी, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रिप्टोफैन है, और इसी ट्रिप्टोफैन के कारण आपको नींद आना स्टार्ट होगी। ये ट्रिप्टोफैन क्या नेचुरल सेडेटिव है। तो यहाँ पे अदर ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लोराजेपाम, टेमाजेपाम और मेथोट्राइमेप्राजीन। तो यहाँ पर हिप्नोटिक सेडेटिव्स हैं, क्या हिप्नोटिक सेडेटिव्स हैं।
इनका यूज़ किया जाता है किसी न किसी एंजाइटी को या फिर हिप्नोटाइज करने के लिए, नींद लाने के लिए। लेकिन नेचुरल की बात करें तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होगा। क्या होगा? ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होगा, जो अमीनो एसिड आपके सोने के लिए, स्लीप को प्रमोट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रिकर्सर की तरह काम करे, जो आपकी बॉडी में जो सेरोटोनिन न्यूरो ट्रांसमीटर है उनके लिए एज अ प्रिकर्सर की तरह काम करेगा। कौन? ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो आपके स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो खाने पीने की चीज़ें हैं इनमें ये बेसिक मतलब कुछ कम लिमिट में पाया जाता है, लेकिन ये एज अ नेचुरल सेडेटिव की तरह काम करेगा, तो कहलाएगा ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट वन इज कुबलर-रॉस 5 सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेथ एंड डाइंग आर। कुबलर-रॉस की थ्योरी है जो यहाँ पर उसके 5 स्टेज होती हैं डेथ, डाइंग की, ग्रीफ की, तो वो कौन सी है? ऑप्शन में एंगर, बार्गेनिंग, डिनाइल, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस। फिर है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। लास्ट वन इज बार्गेनिंग, डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। कुबलर-रॉस की जो 5 सक्सेसिव स्टेज है डेथ और डाइंग पेशेंट के लिए, वो क्या है? सबसे पहले आप फिर कोई भी हो डिनाई करेगा। करेगा डिनाई मतलब मैं नहीं, दूसरे में गुस्सा आएगी बहुत, तीसरे में कहेगा भाई मैं नहीं, किसी और को हो जाए प्रॉब्लम, चौथे में वो एट द एंड डिप्रेशन में चला जाएगा और एंड में वो सब चीज़ें एक्सेप्ट कर जाएगा। तो इस चीज़ को क्या कहा गया है? कुबलर-रॉस की थ्योरी, जो डाइंग के लिए, ग्रीफ पर्सन के लिए, डेथ वाले के लिए कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स डिवाइडेड द बॉडी लॉन्गिट्यूडनली इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन। कौन सा प्लेन है? हमने अलग अलग तरीके के प्लेन पढ़े, फ्रंटल, सेजाइटल, मिड सेजाइटल और ट्रांसवर्स, कोरोनल, ये सब प्लेन पढ़े हुए हैं हमने। तो यहाँ पर जो प्लेन आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर वे में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा वो कौन सा प्लेन है? फ्रंटल, सेजाइटल, मिड सेजाइटल या फिर ट्रांसवर्स प्लेन। तो कौन सा प्लेन है जिसमें आपकी बॉडी आगे के हिस्से में और पीछे के हिस्से में बट जाती है, डिवाइड हो जाएगी, तो वो कहलाता है आपका फ्रंटल प्लेन। कौन सा? फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। ये देखिए आगे वाला हिस्सा एंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर कहलाएगा। तो यहाँ पर एक क्या है? कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन की बात करें हम तो आपकी बॉडी लेफ्ट और राइट में, इसमें लेफ्ट और राइट पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी, मिड सेजाइटल और पैरासेजाइटल प्लेन फिर ये कहलाएगा। राइट साइड का राइट पोर्शन, लेफ्ट साइड का लेफ्ट पोर्शन, तो यहाँ पर मिड सेजाइटल और पैरासेजाइटल है। फिर आपका आता है ट्रांसवर्स और क्रॉस सेक्शनल प्लेन, मतलब आपकी बॉडी अपर और लोअर पार्ट में और सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन में डिवाइड होगी, तो वो कहलाता है ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे देखें आप, यदि आपको कहते हैं ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स का मतलब है कि आपकी बॉडी सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड हो गई है। अब यहाँ पे आपको कहा जाता है सेजाइटल, तो लेफ्ट एंड राइट में, फ्रंटल और कोरोनल तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वे में। नेक्स्ट इज a nurse discourages a patient from straining excessively when attempting to have a bowel movement. What physiological response primarily may be prevented by avoiding straining on defecation? यदि कोई पर्सन पोटी करने गया है, डिफिकेशन के लिए गया है यहाँ पर, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे उस पर्सन के लिए कि आप ज़्यादा स्ट्रेनिंग का मतलब ज़्यादा प्रेशर के साथ बाउल मूवमेंट और डिफिकेशन ना करें। इसका रीज़न क्या है? इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, डिसअरिथमिया हो सकता है, फीकल इन्फेक्शन हो सकता है, रेक्टल हेमरॉइड्स हो सकता है। क्या है ऐसा जो हो सकता है यदि पर्सन जो बाउल मूवमेंट या फिर फ्रेश होने जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेन लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो क्या होने के चांसेस रहेंगे? तो वो जो यहाँ पे होगा सबसे रिस्की होगा वो होगा डिसअरिथमिया। क्या होगा? डिसअरिथमिया। इनकॉन्टिनेंस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उतनी, लेकिन डिसअरिथमिया से प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसीलिए स्ट्रेनिंग ऑन डिफिकेशन, तो यहाँ पर पर्सन को क्या होगी? सांस रोकने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण सांस रोकेंगे आप यहाँ पर जब, तो इंट्राथोरैसिक इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको हार्ट अटैक, डिसअरिथमिया आने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर
स्ट्रेन एट स्कूल, जब आप स्ट्रेनिंग के साथ में बहुत प्रेशर के साथ स्टूल पास करते हैं तो आपका बीपी भी बढ़ सकता है, और बीपी कभी कभी ट्रिगर आउट होकर पर्सन को क्या करेगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एरिथमिया भी हो सकता है। बहुत सारे केस में आपने सुना होगा कि बाथरूम में ही डेथ हो गई, तो हो सकता है ये रीज़न रहा हो। तो यहाँ पर यदि कोई स्ट्रेनिंग जो बाउल मूवमेंट के टाइम पे या फिर फ्रेश अप होने जाता है तो डिफिकेशन के लिए स्ट्रेन अवॉइड करने को क्यों कहा जाता है, ताकि डिसअरिथमिया या फिर ज़्यादा प्रेशर लगने से बीपी आपका हाई ना हो, हार्ट अटैक ना आ जाए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ना हो जाए। नेक्स्ट वन, HIV-1 बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ रेट्रोवायरस, विच वन। तो HIV-1 जो वायरस है ये कौन सी फैमिली से, रेट्रोवायरस की कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लेंटीवायरस, टेकीवायरस, पैरोमोवायरस या फिर पैरवोवायरस। तो HIV-1 है जो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, रेट्रोवायरस की, तो ये बिलोंग करेगा आपका लेंटीवायरस से। किससे? लेंटीवायरस से। रेट्रोवेडा फैमिली सबको पता है HIV की, लेकिन इसी रेट्रोवायरस फैमिली की कौन सी एक और जो इंटरनल फैमिली है जिससे बिलोंग करेगा, तो होगा लेंटीवायरस फैमिली। जो HIV-1 है किससे बिलोंग करेगा, यहाँ पर रेट्रोवायरस फैमिली का जो जीनस यहाँ पे पूछा है वो क्या होगा, लेंटीवायरस। क्या है? लेंटीवायरस। नेक्स्ट इज, यू आर केयरिंग फॉर अ हाई रिस्क प्रेग्नेंट क्लाइंट who is in a life threatening situation. The fetus is also at risk for death. Clinical decisions are being made that concern you because some of these treatment and life saving measures promote the pregnant woman's life at the same time that they significantly jeopardize the fetus life and viability, and other decision can preserve the fetus life at the expense of the pregnant woman's लाइफ। विच रोल ऑफ द नर्स इज द प्रायोरिटी एट दिस टाइम। ये क्वेश्चन आपको नॉर्सेट में आ सकता है, स्पेशली नॉर्सेट जो नॉर्सेट हो गया, PGI हो गया, उस वहाँ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा है, आपने ये चीज़ मूवीज़ में बहुत देखी होगी कि माँ को बचाएं या बच्चे को बचाएं, दो में से किसी एक को बचा सकते हैं। उस टाइप की सिचुएशन की बात की जा रही है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली एक क्लाइंट एडमिट है हॉस्पिटल में, आप उसकी केयर करते हैं। अब वहाँ पर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि फीटस भी हाई रिस्क पर है, कि मतलब या तो फीटस जो बच्चा है यूट्रस में उसको बचा सकते हैं आप, या माँ को बचा सकते हैं, या फिर दोनों की जान है जो जा सकती है। तो ऐसे केस में एज अ नर्स आप कौन सा रोल निभाएंगे? केस मैनेजर का, कोलैबोरेटर का, कोऑर्डिनेटर का, या फिर एडवोकेसी का? क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कि आपने मूवीज़ खूब देखी हैं, खूब सीरियल देखे हैं, कहा जाता है कि या तो माँ बच सकती है, बच्चा बच सकता है, किसको बचाएंगे आप? और यदि बचाते हैं आप तो यहाँ पर आपका कौन सा रोल प्ले होगा? केस मैनेजर का, कोलैबोरेटर का, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर का, कि एडवोकेसी का? तो ऐसे केस में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी अपना पढ़ा है, आपको एथिक्स आपके इसीलिए पढ़ाए जाते हैं, लॉ इसीलिए पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे केस में आप एज एन एडवोकेसी का रोल प्ले करेंगे। वो इसलिए रोल प्ले करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए फैमिली कहती है बच्चे को बचाइए, माँ की जान को भी खतरा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? तो एज आपकी ड्यूटी होगी यहाँ पर एज एन एडवोकेट की। एडवोकेट का मतलब है यहाँ पर कि आपको जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे सलाह लेना है, जो भी हॉस्पिटल की रूल्स एंड पॉलिसी हैं वो सभी चीज़ें चेक करनी है। तो यहाँ पर वो सिचुएशन आपकी कहलाएगी क्या? एडवोकेसी। कोऑर्डिनेटर ऑफ केयर यहाँ पे आपका नहीं होगा, ना ही आप यहाँ पे उनको सांत्वना दे सकते हैं। 100% तो आप किसी भी चीज़ में नहीं कह सकते कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, और ना ही ये केस मैनेजर के तौर पे रहेगा। ये होगा आपका एडवोकेसी के तौर पर, क्योंकि दोनों की जान को खतरा है। नेक्स्ट वन, और यदि इनकेस आपने अपने मन की कर ली तो आपके जो लीगल एथिक्स हैं, आप पर लीगल इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं। भले आपने कंसेंट साइन करवाए हो, लेकिन इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? एज ए एडवोकेसी के तौर पर आप अपने सीनियर से सलाह लेंगे, आपके जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ हैं, वो सभी चीज़ें फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वन इज़, योर क्लाइंट हैज़ एन एलर्जी टू बोथ पेनिसिलिन एंड लेटेक्स। Which of these pathophysiological facts should you apply when you are providing to this client? यदि आप किसी मरीज में, आपको पता है
कि इस मरीज को पेनिसिलिन और लेटेक्स दोनों से क्या है, एलर्जी है। तो यहाँ पर आप यदि किसी को ये मेडिसिन देते हैं तो इनमें से कौन सी पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो आप चेक करेंगे। द सेंसिटाइजिंग डोज ऑफ पेनिसिलिन कैन लीड टू एनाफ्लेक्सिस। द सेकेंड डोज ऑफ पेनिसिलिन कैन लीड टू डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। Next, you should be aware of the fact that about 10% of the population has an allergy to both penicillin and latex. You should be aware of the fact that 20% of the population has an allergy to both penicillin and latex. तो यहाँ पर आपकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, आपको पता है कि आपके मरीज को पेनिसिलिन और लेटेक्स दोनों से एलर्जी है। तो यहाँ पे कहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि पहला डोज देंगे तो एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन होगा। क्या होगा, यदि पेनिसिलिन से किसी को एलर्जी है तो क्या होगा, वो फर्स्ट डोज में एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन कॉज करेगी। लेकिन यदि आपको पता ही है कि मरीज को आपके पेनिसिलिन से एलर्जी और आपने जाके इंजेक्शन लगा दिया उसको पेनिसिलिन भर के, तो मरीज को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो सकता है और जिसके कारण उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे केस में आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, द सेकेंड डेज ऑफ पेनिसिलिन कैन लीड टू डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है जो कॉज कर सकता है सेकेंड डोज, क्योंकि आपके मरीज को ऑलरेडी पेनिसिलिन और लेटेक्स से क्या है, एलर्जी है। फर्स्ट डोज की मानेंगे कि हाँ एनाफ्लेक्टिक शॉक होगा, लेकिन सेकेंड डोज यदि आपने दे दिया, चाहे आपको पता भी है कि उसको है ये चीज़, तो मरीज को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के कारण उसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट इज वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन। तो वर्टिगो किस में प्रॉब्लम होने के कारण होगा, मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर इनर ईयर। तो जो वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जो मेनर्स डिसीज आपने पढ़ी है उसमें ये जो देखने को मिलेगी, आपके कान में क्या लगेगा, जैसे कुछ स्पिनिंग सेंसेशन हो रहा है। क्या है, आपके कान में लगेगा कि जैसे कुछ स्पिनिंग सेंसेशन हो रहा है, और ये होता है इनर ईयर में। कहाँ पर, जो कोक्लियर वाला पार्ट होगा, वेस्टिबो कोक्लियर पार्ट, वहाँ पर। तो ये कहाँ की प्रॉब्लम है, आपके इनर ईयर की। यहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ है जो कान में घूम सा रहा है। क्या है, कान में कुछ स्पिन जैसे हो रहा है, स्पिनिंग सेंसेशन आपको फील होगा, और ये होता है किसमें, मेनर्स डिसीज़ में। किसमें, मेनर्स डिसीज़ का जो क्लासिकल साइन है टिनिटस, वर्टिगो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इनर ईयर। नेक्स्ट इज सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। तो हर्निया को सर्जिकली रिपेयरिंग करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, लेप्रोस्कोपी, फिस्टुलेक्टोमी, हर्नियोक्टोमी या फिर हर्नियोरेफ्री। टोमी का मतलब तो काट के सीधा अलग कर देना, सर्जिकली काटना, इंसिजन लगा के, तो वो है यहाँ पर हर्नियोटोमी। लेकिन यहाँ पर रिपेयरिंग की बात की जा रही, तो जब भी रिपेयरिंग की बात की जाए तो रिपेयरिंग का मतलब होता है रेफ्री, और ये क्या होगा यहाँ पर, हर्नियोरेफी। क्या कहलाएगा, हर्नियोरेफी। नेक्स्ट वन, द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असिस्ट। तो जब भी आपका पाल्पेशन किया जाता है, जो नर्सिंग असेसमेंट, जो एब्डोमिनल असेसमेंट होता है, तो उसमें जब डीप पाल्पेशन किया जा रहा है तो इसका एम क्या होगा, स्किन टर्गर चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, हाइड्रेशन चेक करना, कि ऑर्गन्स को चेक करना। किसके लिए असेस किया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो असेसमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा डीप पाल्पेशन, ऑर्गन के लिए, लिवर, स्प्लीन, ये सभी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। किससे, डीप पाल्पेशन के थ्रू। इंटरनल ऑर्गन्स को असेस करने के लिए क्या किया जाता है, डीप पाल्पेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन ही क्यों इंजेक्ट किए जाते हैं यदि कोई एलर्जी चेक की जानी है तो। इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर, इट डिफ्यूज रैपिडली, इट डिफ्यूज स्लोली या फिर इट इज़ लेस पेनफुल। क्यों एलर्जिक रिएक्शन, मान लीजिए आपको कोई भी एंटीबायोटिक की एलर्जी है नहीं, तो उसके लिए आपको इंट्राडर्मल रूट से ही इंजेक्शन लगा के चेक किया जाएगा। तो ये क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये ईजी है एडमिनिस्टर करना, स्लोली डिफ्यूज़ होगा या फिर फास्ट डिफ्यूज़ होगा या फिर पेनलेस होगा, कम पेनफुल होगा। किस रीज़न से यहाँ पर ये किया जाएगा, तो इसका मेन रीज़न होगा कि ये स्लो डिफ्यूज़ होगा। मान लीजिए आपको यदि इससे कोई भी मेडिसिन की टेस्टिंग की जा रही है, आपको एलर्जिक रिएक्शन चेक किया जाना है, तो हमेशा ही इंट्राडर्मल रूट अपनाया जाता है। वो इसलिए कि ये धीरे धीरे क्या होगी, डिफ्यूज़ होगी।
इन केस आपको कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम होती है तो स्लोली डिफ्यूज़ होगी, तो ऐसे केस में आप उस चीज़ का एंटीडोट दे के या फिर उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं और पर्सन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही एक मेन रीज़न होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन के थ्रू कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या फिर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन चेक करना है किसी मेडिसिन या फिर किसी फूड को लेके, तो हमेशा इंट्राडर्मल पैच है जो लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्लो डिफ्यूज़ होगी। अब एक वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, तो वो कौन सी है? वो है BCG वैक्सीन। नेक्स्ट वन, PPT एडमिनिस्टर किया जाता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए, तो वो भी किससे किया जाता है? इंट्राडर्मल रूट से। नेक्स्ट इज अ नर्स शुड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द ड्रग। तो यहाँ पर जब किसी मरीज को ऑक्सीटोसिन दी जाती है तो यहाँ पर एज अ नर्स आप इनटेक और आउटपुट चार्ट चेक करते रहते हैं। क्यों करेंगे? इंक्रीज द थ्रस्ट, इंड्यूस डायरेटिक इफेक्ट, कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ किडनी या फिर कॉज वाटर रिटेंशन। यदि किसी को ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है तो आप उसमें क्या चेक करेंगे? क्योंकि ये मेडिसिन और क्या कॉज कर सकती है? ऑक्सीटोसिन क्यों दिया जाता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से लाने के लिए, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जो PPH की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यहाँ पर ये एज एन एंटी डायरेटिक हार्मोन उसी के जैसा काम करता है, इसीलिए क्या कॉज करेगा? वाटर इंटॉक्सिकेशन। ऑक्सीटोसिन कैन कॉज वाटर रिटेंशन इन द बॉडी। दिस इज बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो वैसोप्रेसिन और ADH हार्मोन है स्ट्रक्चर के मामले में उसी के जैसा है। तो जब ऑक्सीटोसिन और ADH दोनों रिलीज किए जाते हैं, कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके ब्लड में, तो ADH क्या करेगा? आपके ब्लड में पानी कितना होना चाहिए उसको रेगुलेट करेगा। लेकिन यदि जब आपको लंबे टाइम तक ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ किया जाएगा तो यही चीज़ हाइपोनेट्रेमिया का रीज़न भी बन सकती है, वाटर रिटेंशन का रीज़न भी बन सकती है, जिसके कारण आपका सिर दर्द होगा, मसल क्रैम्प होंगे और यहाँ पर क्या किया जाएगा? मरीज में वाटर इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो जब भी यदि किसी मरीज को ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है तो एज अ नर्स आप क्या चीज़ चेक करेंगे कि मरीज आपको अचानक से तो नहीं बता रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं। वो इसलिए होगा क्योंकि उसको क्या हो गया है? वाटर इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन डेवलप हो गई है, इसलिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कॉज वाटर रिटेंशन और कॉज वाटर इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द बिगनिंग साइन ऑफ प्रेशर सोर? तो प्रेशर सोर का बिगनिंग साइन क्या है? स्वेलिंग, कूलनेस, नमनेस या फिर डिस्कलरेशन। तो यहाँ पर प्रेशर सोर का जो बिगनिंग साइन की बात की जा रही है वो कौन सा है? प्रेशर सोर, डेक्यूबिटस अल्सर, ये सभी एक ही हैं। इसका जो फर्स्ट साइन होता है वो होता है डिस्कलरेशन। क्या होगा? डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डिस्कलरेशन। फर्स्ट साइन की बात की जा रही, बिगनिंग साइन तो क्या है? डिस्कलरेशन। अब यहाँ पे देखिए आप, इसके लिए एक स्केल यूज़ की जाती है डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर सोर के लिए, तो क्या कहलाती है? ब्रेडन स्केल। कौन सी? ब्रेडन स्केल। इसमें मिनिमम स्कोरिंग 6 होती है, मैक्सिमम स्कोरिंग 23 होती है। जैसे आपने ग्लासगो कोमा स्केल की मैक्सिमम 15 होती है, 3 से नीचे आ जाए मतलब मरीज कोमा में चला गया है। वैसे ही ब्रेडन स्केल की जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 23 का मतलब पर्सन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्रेडन स्केल है यूज़ की जाएगी किसके लिए? डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर अल्सर के लिए। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आपको ये भी आता है प्रेशर अल्सर, तो बार बार फ्रिक्वेंटली पर्सन की पोजीशन को चेंज करके एवरी 2 आवर में, ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होते रहे, तो प्रेशर सो डेवलप ना हो पाए। नेक्स्ट इज स्वे बैक अपीयरेंस इज सीन इन चाइल्ड विद द। स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा कौन से बच्चे में? काइफोसिस वाले में, लॉर्डोसिस वाले में, टेलीपेस वाले में कि ऑल ऑफ दी अबव में? किस तरीके के बच्चे में स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा? स्वान की नेक होती है उस तरीके की बात की जा रही है, तो किस में देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा लॉर्डोसिस वाले पर्सन में। किसमें? लॉर्डोसिस वाले में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? लॉर्डोसिस। एक डिफॉर्मिटी है स्पाइन बोन, जो बैकबोन है आपकी स्पाइन है उसकी डिफॉर्मिटी, जिसमें पर्सन का जो
जैसे स्वान होता है उस तरीके से आपकी वर्टिब्रा रहेगी। और यहाँ पर मोर देन नॉर्मल से है जो ज़्यादा क्या रहेगी, इनवर्ड रहेगी। बैक कर्व क्या है, अंदर की तरफ रहेगी। इसके कारण बच्चा कैसा दिखेगा, स्वे बैक, जो स्वान की नेक होती है उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, स्वे बैक अपीयरेंस एंड इट्स सीन इन द लॉर्डोसिस। थोरेसिक वे में, थोरेसिक जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो काइफोसिस कहलाएगी। लंबर एरिया में होगा तो लॉर्डोसिस। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज एफिशिएंट इन जनरेटिंग न्यू सेल्स टू रिप्लेस डेड सेल्स डैमेज्ड बाय मैकेनिकल फ्रैक्शन। कौन से टाइप के एपिथेलियल टिश्यू में ये ताकत रहेगी या फिर नई सेल्स को जनरेट करेगा, पुरानी जो डेड सेल्स हैं उनको डैमेज करके बाय मैकेनिकल फ्रिक्शन के। कौन से ऐसे एपिथेलियल टिश्यू हैं, ट्रांजिशनल, कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड या फिर स्क्वेमस एपिथेलियम। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपको ज़रूरी नहीं यही सेवा एपिथेलियल में से आपको कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर जो कहा गया है कि न्यू सेल्स को रिप्लेस करेगा, जो डेड सेल्स हैं उनको डैमेज करेगा मैकेनिकल फ्रैक्शन से, और जो नई सेल्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो कौन सी टिश्यूज़ होंगे, तो होंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू तो यहाँ पर होते हैं सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड कोलमनार। यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह प्रेजेंट रहते हैं कि जो आपको एग्ज़ाम में या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो ट्रैकिया वाले एरिया में वहाँ पे कौन से हैं, और यूट्रस में कौन से हैं, तो ये आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल में एफिशिएंट मतलब उनकी ये क्षमता है कि वो नई सेल्स को जनरेट करेंगे डेड सेल्स को डैमेज करके, तो वो होंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। कौन से, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। विच इनहिबिट ग्लूकागॉन सीक्रेशन, तो ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम कौन करेगा, अमीनो एसिड, एक्सरसाइज, सोमेटोस्टैटिन या फिर बीटा एगोनिस्ट। तो ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, पैंक्रियाज रिलीज करती है किसके लिए, ग्लूकागॉन को। अब इसी ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम कौन करेगा, तो यहाँ पर ग्लूकागॉन का सीक्रेशन कौन करेगा, पैंक्रियास की जो अल्फा सेल्स हैं बीटा रिलीज करती हैं इंसुलिन को, अल्फा रिलीज करती हैं किसको, ग्लूकागॉन को। अब इस ग्लूकागॉन का यदि सीक्रेशन होता है तो इसको इनहिबिट मतलब सप्रेस करने का काम कौन करेगा, तो इसको सप्रेस करने का काम कौन करेगा, वो करेगा सोमेटोस्टैटिन। कौन करेगा, सोमेटोस्टैटिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सोमेटोस्टैटिन। एग्जाम में आपको आ सकता है कि रिलीज कौन करेगा ग्लूकागॉन को, पैंक्रियास की अल्फा सेल्स। कौन सी, अल्फा सेल्स, जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में सेल्स हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा। तो अल्फा करेंगी ग्लूकागॉन को, बीटा करेंगी इंसुलिन को, और जो यहाँ पर डेल्टा सेल्स हैं वो सोमेटोस्टैटिन को। सोमेटोस्टैटिन है जो यहाँ पर क्या है, तो सोमेटोस्टैटिन का जो मेन रोल यही है कि जो ग्लूकागॉन हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, उसके इनहिबिशन करना, उसको सप्रेस करने का काम करना। तो यहाँ पर जो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन है उनके अलावा इंसुलिन को भी सप्रेस करने का काम करेगा, जो दूसरे हार्मोन रिलीज होते हैं उनको सप्रेस करने का काम करेगा। तो यहाँ पर सोमेटोस्टैटिन क्या है, एक हार्मोन ही है ये भी, लेकिन एक ग्लूकागॉन को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट इज आयरन इज एब्जॉर्ब्ड ऑलमोस्ट एंटायरली इन, तो जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है कहाँ पे होता है, इलियम, ड्यूडेनम, स्टमक या फिर जेजुनम में। तो आयरन है, जो आयरन है कहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा, आयरन का मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में। नेक्स्ट इज बाइट सेल्स आर सीन इन, तो बाइट सेल्स किस में देखने को मिलेंगी, इम्यून हीमोलाइसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में, कि नन ऑफ द अबव में। तो बाइट सेल्स किस में देखने को मिलेंगी, बाइट सेल्स देखने को मिलेंगी G6PD डेफिशिएंसी में, किस में,
G6PD डेफिशिएंसी में जो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेस की कमी होगी, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन में क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज हीमोग्लोबिन टू डीनेच्योर एंड फॉर्म हेंस बॉडीज। तो ये देखिए 3 क्वेश्चन आपके कवर होते। पहला, G6PD में वाइट सेल्स देखने को, वाइट जो काटने वाली सेल्स हैं, वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी और हीमोलाइसिस कॉज करेंगी। क्या करेंगी? हीमोलाइसिस कॉज करेंगी और इसी हीमोलाइसिस के कारण बनेंगी हेंस बॉडीज। कौन सी? हेंस बॉडीज। नेक्स्ट वन, which of the following method is adopted for opening the airway is suspected spinal cord injury। यदि किसी मरीज को क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सस्पेक्ट हुई है, तो यहाँ पर एयरवे ओपन करने के लिए क्या मेथड अपनाई जाएगी? हेड टिल्ट मेथड, चिन लिफ्ट मेथड, जा थ्रस्ट मेथड या फिर हेलमिंथ मेथड? कौन सी मेथड अपनाई जाएगी? यदि किसी मरीज को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सस्पेक्ट है तब आप अपनाएंगे जा थ्रस्ट मेथड। कौन सी? जा थ्रस्ट मेथड। मरीज को क्या हुआ है, यहाँ पर स्पाइनल इंजरी होने के चांसेस हैं, सस्पेक्ट है कि उसको हो सकती है। तो यदि मरीज को सर्वाइकल की है तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट अपनाएंगे, लेकिन स्पाइनल है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जा थ्रस्ट मैन्यूवर अपनाना है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प्स टू डिटरमाइन कीटो एसिडोसिस। तो कीटो एसिडोसिस के लिए आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ हैं, तो कीटो एसिडोसिस के लिए कौन सा असेसमेंट अपनाया जाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन या फिर ऑल्फैक्शन। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट अपनाया जाए, कौन सा असेसमेंट टेक्निक यूज़ की जाएगी कीटो एसिडोसिस के लिए? तो वो होगी यहाँ पर ऑल्फैक्शन। कौन सी? ऑल्फैक्शन। इसमें आपको एक तरीके से जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपकी सांस से फ्रूटी सेंटेड स्मेल आएगी। एक तरीके से क्या होगी, फ्रूटी सेंटेड ब्रीथ रहेगी, कंफ्यूजिंग रहेंगे और स्मेल आएगी। तो वो क्या है, यहाँ पर कीटोन बॉडीज आपकी यहाँ पर पता चल जाएंगी प्रेजेंट हैं या नहीं। नेक्स्ट इज 8th क्रेनियल नर्व अफेक्ट। तो यदि 8वें नंबर के क्रेनियल नर्व में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्या प्रॉब्लम होगी? टच अफेक्ट होगा आपका, टच, टेस्ट, स्मेल या फिर इक्विलिब्रियम। 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है कौन सी, जब तो पता रहेगा आपको। वेस्टिगो कोक्लियर नर्व। कौन सी? वेस्टिगो कोक्लियर नर्व। यदि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको बॉडी बैलेंस में प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? बॉडी बैलेंस में प्रॉब्लम होगी, इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब रहेगा। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व क्या है? वेस्टिगो कोक्लियर नर्व। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन चला गया। क्या क्या प्रॉब्लम सब होगी किसी एक को छोड़कर, नॉट इंक्लूडेड। ड्राई लिप्स होंगे, सेकीनेस होगी, ट्रिमर्स टाइप से लगेंगे, ब्लड विजन होगा, फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर होगा, सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। तो फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, किसमें? कीटोन बॉडीज रहेंगी तब। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया में ड्राई लिप्स रहेंगे, सेकीनेस होगी, फेंट, आपको चक्कर आएंगे, ब्लड विजन रहेगा। आप ही मान लीजिए आपको इवन नहीं भी है शुगर, आप दिन भर से कुछ मत खाइए, शाम तक आपका क्या हाल होगा, आपके होंठ सूख जाएंगे, हाथों में आपको लगेगा कि कुछ हिल सा रहा है, शेकिंग होगी, चक्कर टाइप से आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस फील होगी, ब्लड विजन होगा। सब क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया के साइन है। नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी मसल कौन सी है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सार्टोरियस या फिर क्वाड्रिसेप्स। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी मसल की, लॉन्गेस्ट मसल्स की बात की जा रही है, तो वो है आपकी क्या? सार्टोरियस मसल। कौन सी? सार्टोरियस मसल। सियाटिक नर्व, एक यहाँ पर जो इमेज दी गई है तो यहाँ पर सार्टोरियस मसल्स तो लॉन्गेस्ट मसल हो गई। एक और क्वेश्चन आता है कि जब IM इंजेक्शन लगाते हैं तो कौन सी मसल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, सॉरी कौन सी नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो होती है सियाटिक नर्व। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इसी सेम टाइम पर आपको जो डेली नॉरसेट वाली क्लास रहेगी उसमें आपको इसका आंसर दिया जाएगा। द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल्स इज। तो ईयर ऑसिकल्स के बीच में जो जॉइंट होते हैं उसका नाम क्या है? साइनोवियल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलेजेनियस जॉइंट या फिर प्राइमरी कार्टिलेजेनियस जॉइंट।
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और कोई भी आपको डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि प्री और मेंस आपका एग्ज़ाम होना है। एटलीस्ट ये अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि आपको यदि जो फर्स्ट टाइम भी पेपर दे रहे होंगे तो प्री में ही उनको पता चल जाएगा कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप अच्छे से तैयारी करके देंगे। और अभी से ही बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि सालों साल मेहनत करते हैं नॉर्सेट के लिए में भी, और आपकी यहाँ पर आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका लक भी कभी कभी काम कर जाता है, तो हो सकता है आपका वो भी साथ दे जाए। तो आज जो क्वेश्चन आपको दिया है, कल सेम टाइम पे जो क्लास होगी उसमें इसका आंसर दिया जाएगा कि कानों में जो ऑसिकल्स हैं, मिलियस, इनका स्टेपस जो बोन है, ईयर ऑसिकल्स हैं, इनके बीच में कौन सा जॉइंट है जिनसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।